मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ध्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ तीसरा अध्याय है और जीवों की चर्चा चल रही है, जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। तो वो जीव तत्व पहले उनकी संसार अवस्था का वर्णन किया दूसरे अध्याय में, और फिर वो जीव कहाँ रहते हैं, उनके रहने के स्थान कैसे हैं और वो वहाँ किस प्रकार से रहते हैं, ये शिष्य को जिज्ञासा हुई। तो आचार्य उसका वर्णन कर रहे हैं कि जीव हैं वो इन तीन लोक में ही रहते हैं, और लोक तीन हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो पहले अधोलोक का वर्णन किया। अधोलोक में क्या है, 7 पृथ्वियां हैं, और उन 7 पृथ्वियों में मुख्य रूप से 84 लाख नरक या नरक बिलों में नारकी जीव रहते हैं। किस तरह की उनकी अवस्था होती है उनके बारे में काफी लगभग जितना अपने को चाहिए था उतना हमने विस्तार से वर्णन देख लिया है। नारकियों के दुखों का वर्णन किया है, उनकी लेश्य आदि का वर्णन किया, उनकी आयु बताई कितने कितने काल तक के दुख भोगते हैं। इसके बाद में ये नरकों के संबंध में कुछ विशेष जानकारी यहाँ दी है। 2 पेज हैं। यद्यपि अपन ने सारी चर्चा कर ली है लगभग, तो पढ़ें या आप लोग पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे आप लोग? पढ़ना है लेकिन ऐसा नहीं छोड़ दें। 2 पेज हैं, 5 मिनट में हो जाएंगे। अपन ने सारी चर्चा कर ली है, क्योंकि अभी इसको अपन चालू करेंगे तो फिर वो आधा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो मैं सोची थी ऐसे अपन मध्य लोक का वर्णन कर, सारी चर्चा अपन ने कर ली है इसमें कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और ज्यादातर सामान्य सी बात है। जो नरक में किस प्रकार के दुख हैं और कैसी कैसी परिस्थितियां हैं वो यहाँ बताई। और थोड़ा मैंने आज कुछ 1 2 3 फोटोज भेजी हैं ग्रुप में, वो भी आप लोगों ने देख ली होगी। विशेष रूप से वो अवधि ज्ञान वाले के लिए मैंने कहा था। तो नरकों में जो अवधि ज्ञान है, तो जिनको देखना हो, और बाकी चीजें तो जो अपन ने लिखी है, बताई है, पढ़ी है, वो तो है ही। उसके अलावा उसमें से आप लोग मिला सकते हैं, देख सकते हैं। बोलिए अर्चना जी। मैं जो राम जी भाई की टीका है ना तत्वार सूत्र की, उसमें उन्होंने दिया है कि ये जो लेश्या है ये भावलेश्या ना होकर द्रव्यलेश्या समझनी चाहिए। और उन्होंने उसका तर्क ये दिया है कि भावलेश्या तो हर समय बदलती रहती है, तो इसलिए भावलेश्या को मुक्त नहीं करना चाहिए, इसलिए द्रव्यलेश्या मानना चाहिए। वो क्या कि राजवार्तिक में वहां एक दिया है ऐसा कि नारकियों की भावलेशा भी बदलती रहती है ऐसा करके, लेकिन बाकी और जो पूरी परंपरा है वहां पर वही कथन मिलता है कि जो लेशा जहाँ कही है वहां वही लेशा कही रही है। तो एक वो राजवार्तिक के आधार पर राम जी भाई ने वहां वो दिया है, पर वो इतना प्रचलन में नहीं है। बाकी सारी आगम की परंपरा में यही चलता है कि जहाँ जो लेशा कही गई है उसी में कम ज्यादा होता रहता है। बदलती तो है, ये बात जरूर है, भाव लेशा बदलती रहती है अंतर अंतर मूर्ति में, लेकिन बदल कर वो जो कापोत, जहां तक कापोत कही है, जहाँ नील कही है, तो उस कापोत में ही ऊपर नीचे होगी, नील में ही ऊपर नीचे होगी। ऐसा नहीं होगा कि कापोत से बदल के
नील हो जाए, कि नील से बदल के कापोत हो जाए, कि नील से ऊपर पीत में चले जाए, कापोत से पीत में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। इस तरह से नहीं होगा। जहाँ जो कहिए देवों और नारकियों में, वहां वही है। जब लेष्या का पढ़ते हैं तब मनुष्यों में और तिर्यंचों में छमु लेष्या कही है, बाकी देवों में 3 शुभ लेष्याएं कही है, नारकियों में 3 अशुभ लेष्याएं ही कही है। और वो भी पर्टिकुलर जिस स्वर्ग में या जिस नरक में जो लेष्या कही है वहां वही है। तो ज्यादा परंपरा इसी की। ठीक है। अब यहाँ अधोलोक के यानी अपन, आप लोगों ने निकलवा दिया, वरना भी अपन नरक में अटके रहते। आप लोगों ने कह दिया कि हम पढ़ लेंगे, तो आज ही पढ़ के उसको पूरा कर लेना, ताकि नरक में नहीं दोबारा जाना पड़े। उसको पढ़ के देख लीजिएगा। और कुछ आज पढ़ के देख लेंगे तो कुछ चीज ऐसी होगी कि अपन नई बात है या आपको समझ नहीं आई, तो कल आप पूछ लीजिएगा, ताकि ऐसा कुछ उसमें है नहीं। अब मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक से अधोलोक से ऊपर आ गए, तो अब कहाँ आएंगे? मध्य लोक में। तो अब मध्य लोक की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर 148 है तत्वार्थमणि प्रदीप में। अधोलोक के वर्णन के उपरांत अब मध्य लोक की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। 3 लोक के बीच में होने से इसे मध्य लोक कहते हैं, और यह तिरछा बसा है, इसलिए इसे तिर्यक लोक भी कहा जाता है। मध्य क्यों कहते हैं मध्य लोक? क्योंकि बीच में है, मध्य यानी बीच में। 3 लोक के, अधोलोक क्यों कह रहे थे कि वो नीचे की तरफ था, और ये क्या है, बीच में है, इसलिए इसको मध्य लोक कह रहे हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? तिर्यक लोक, क्योंकि ये इस तरह से तिरछा बसा है। तिरछा मतलब स्लांटिंग, ऐसा तिरछा नहीं, तिरछा का मतलब है ऐसा। इसको भी तिरछा बोलते हैं। फ्लैट जो है उसको भी तिरछा बोलते हैं। जिस प्रकार नरक एक दूसरे के नीचे नीचे हैं, अधो अधः कहा था, और जो स्वर्ग है, अभी स्वर्गों की जब चर्चा आएगी चौथे अध्याय में, वो एक के ऊपर एक है। तो नरक है वो एक के नीचे एक है, ऊर्ध्वलोक के स्वर्ग वो एक के ऊपर एक है। लेकिन ये जो मध्य लोक है, मध्य लोक में जो द्वीप समुद्र है, वहां वो एक के नीचे एक भी नहीं है, एक के ऊपर एक भी नहीं है। वो कैसे है? वो इस तरह से एक दूसरे को घेरे हुए एक ही फ्लैट सरफेस पे तिरछे रूप में है, इसलिए इसको तिर्यक लोक कहते हैं। जिस प्रकार नरक एक दूसरे के नीचे नीचे है, उसी प्रकार द्वीप और समुद्र एक दूसरे के नीचे नीचे नहीं, बल्कि एक दूसरे को घेरे हुए अगल बगल में तिरछे बसे हुए हैं। देखिए मध्य लोक, सबसे पहले तो मध्य लोक कहाँ से कहाँ तक है? जैसे हमने अधोलोक देखा था, अधोलोक कहाँ से कहाँ तक है बताइए? अधोलोक कहाँ से कहाँ तक है? बोलिए प्रेमलता जी। चित्रा पृथ्वी से के नीचे है अधोलोक। चित्रा पृथ्वी के नीचे मतलब कहाँ से? आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताना है, यहाँ से यहाँ तक है ऐसा। निगोते मध्यलोक जहाँ से शुरू होता है वहां तक अधोलोक है। तो मध्य लोक कहाँ से शुरू होता है ये बता दीजिए, हमको पॉइंट चाहिए ना। अब ये तो वैसे वाले जवाब हो गए, मेरे घर मध्यलोक का है आपके घर के सामने, आपका घर का है मेरे घर के सामने। सुमेरु पर्वत की जड़ से शुरू होता है मध्यलोक। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और बोलिए अंकल बोलिए। अच्छा है, आपका जवाब सही है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, वो बोल नहीं पा नहीं, यही बोल रहा था, चित्रा पृथ्वी के 1000 योजन नीचे से हम्म। मध्य लोक शुरू हो जाता है। हाँ यानी 1000 योजन की चित्रा पृथ्वी को छोड़कर, वो यानी चित्रा मध्य पृथ्वी लोक के में आती है। नीचे से, हाँ तो चित्रा पृथ्वी के नीचे से, चित्रा पृथ्वी वाला 1000 योजन छोड़ दें, तो चित्रा पृथ्वी नीचे से लेकर और फिर नीचे सात राजू लोक के अधो तक, यानी अधो भाग में लोक जहां तक है वहां तक पूरा अधोलोक कहलाएगा। ठीक है। तो सामान्य रूप से हम कहते हैं 7 राजू का अधोलोक है, लेकिन वो 7 राजू में 1000 योजन चित्रा पृथ्वी का वो कम करना है। तो ये अधोलोक की मर्यादा हो गई कि चित्रा पृथ्वी के नीचे, यानी सुमेरु की जड़ के नीचे से लेकर और नीचे जो कलकल भूमि का हो, या नीचे तनुवात वाला है, अधोभाग में जो तनुवात वाला है उसके अंत तक अधोलोक है।
अब मध्य लोक कहाँ से कहाँ तक है, हाइट पूछ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक में अभी हाइट पूछी जा रही है। फिर ऐसे भी पूछेंगे कि ऐसे कितना है तिर्यक में, अभी हाइट बतानी है कि हाइट में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक मध्य लोक है। बोलिए अनीता जी। ये सुमेरु पर्वत की जो हाइट है 1 लाख योजन की, वो इसकी हाइट है, हाँ, ऊंचाई। तो थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके बताएंगे कहाँ से कहाँ तक है। मतलब 1000 योजन तो नींव हो गई इसकी, हम्म और 99,000 इसका वो ऊपर का हो गया, हम्म और चूली का इसकी अलग हो जाती है, फिर वो तो सुमेरु पर्वत की हो जाएगी। हम्म ठीक है, और तो क्या बता रहे मध्य लोक कहाँ से कहाँ तक हो गया। तो मध्य सु बंद हो गई आपकी आवाज, कोई बात नहीं। सुमेरु पर्वत की जड़ से लेकर और सुमेरु पर्वत की चोटी तक, चूलिका तक, ठीक है ना। तो सुमेरु पर्वत की यानी सुमेरु पर्वत टोटल है 1,40,000, 1,00,000 का टोटल और 40 योजन की चूलिका। तो वो 1,00,000 में जड़ इंक्लूडेड है या नहीं है, पढ़ेंगे अपन वैसे तो, पर आप लोगों को पता है 1,00,000 योजन में जड़ गर्भित है, जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है। 1,00,000 योजन में जुड़ी हुई है, इसका मतलब है कि वो 1,000 योजन की उसकी जड़, वो तो है चित्रा पृथ्वी, यानी वो इस अपनी वाली पृथ्वी से तो नीचे। तो अपने को ऊपर पृथ्वी पर कितना दिख रहा है सुमेरु पर्वत, 99,000 योजन, ठीक है। तो मध्य लोक लेकिन कितना है कि सुमेरु की जड़ से लेके सुमेरु की चोटी तक 1,40,000 योजन का मध्य लोक है। वहां जहां से सुमेरु की जड़ है वहां से मध्य लोक प्रारंभ हो जाता है, तो इसकी ऊंचाई हो गई 1,40,000 योजन, ये मध्य लोक की ऊंचाई है। अब मध्य लोक की लंबाई देखें, लंबाई में कितना है मध्य लोक, इस तरह से लंबाई में कितना होगा मध्य लोक, बोलिए अलका जी। 1 राजू। बढ़िया, 1 राजू, क्यों, कारण बता सकते हैं। नीचे 7 राजू अधोलोक है, 7 और 1 राजू चौड़ाई मोटाई सब हो, ऐसे क्या। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप मतलब उसको सही चीज नहीं बता पा रहे। बात तो ठीक है कि 1 राजू की चौड़ाई क्यों है। 1 राजू की चौड़ाई, बोलिए, चौड़ाई नहीं, अभी लंबाई पूछ रही हूँ मैं, लंबाई। नदी की रसनाली की चौड़ाई 1 राजू है ना, हाँ, इस बढ़िया पहाड़ी में बसा हुआ है। बढ़िया। रसनाली, रसनाली की 1 राजू चौड़ाई है, इसलिए वो रसनाली में ही है ये रचनाएं तो। और लंबाई, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 1-1 राजू है, तो ये ऐसी जो चौड़ाई है, चौड़ाई ऐसी क्यों है, अभी तो लंबाई पूछा था तो लंबाई रसनाली क्योंकि इतनी ही है। और ऐसे ये चौड़ाई क्यों है इतनी, क्योंकि वो है ही इतना चौड़ा, मध्य में आकर लोक, लोक की चौड़ाई ही मध्य में इतनी बची है ना, यहाँ आते आते सिकुड़ गया है, इसलिए 1 राजू की चौड़ाई है। और त्रस नाली क्योंकि 1 राजू बाई 1 राजू की है, इसलिए मध्य लोक की भी 1 राजू की है। ये मध्य लोक जो हम ले रहे हैं ये जहाँ रचनाएं हैं उस आधार पे, वैसे तो अंदर डेप्थ तो वहां पर भी पूरी 7 राजू की है उस जगह पे। देखिए थोड़ा एक आध चित्र देखते हैं अपन। देखिए ये साइड में दिख रहा है, ये 3 लोक है इस तरह से घनाकार रूप से, ये 3 लोक है। तो ये मध्य लोक को अगर यहाँ से ऐसा निकालें अपन, अलग करके देखें, तो ये मध्य लोक इस तरह से यूं, जैसे ये प्लेट निकल जाए ना, मतलब बीच में से अलग, ऐसा ये मध्य लोक यहाँ है। और ये इसमें दिखाया है 1,000 योजन की मोटाई चित्रा पृथ्वी की है, और फिर इसके नीचे से अधोलोक स्टार्ट हो रहा है। और 1 राजू यहाँ सामने ये चौड़ाई है, ये फ्रंट से देखेंगे तो ये वाली 1 राजू चौड़ाई है। और अंदर डेप्थ, ये डेप्थ पूरी 7 राजू की ही है, मध्य में भी डेप्थ तो 7 राजू की ही है, यानी जो मोटाई कहें वो। और ऊंचाई ये जितना सुमेरु पर्वत है तो उसकी जड़ से 1,000 योजन की जड़ लेकर और ऊपर 1,40,000 योजन टोटल, मतलब 90,040 योजन इसके ऊपर, इस तरह से ये इसकी ऊंचाई। तो ये बहुत लाइट आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा आप जूम कर सकते हो अपनी स्क्रीन को, एकदम लाइट सी एक लेयर दिखाई है मोटाई के लिए, ऊंचाई के लिए 1,40,000 योजन की। और ये जो बीच में है 1 राजू बाई 1 राजू की 10 सारी में, वो असंख्या द्वीप समुद्रों की
रचना है। इस तरह से ये मध्यलोक है। तो मध्यलोक को यानी 1 राजू चौड़ा और 1,40,000 योजन ऊंचा और 7 राजू गहरा, अथवा त्रस नाली की अपेक्षा से कहें तो 1 राजू बाय 1 राजू का वो मध्यलोक कहा जाता है। देखिए, अब इसको थोड़ा तिरछा करके यदि देखा, ये तो अभी ऐसा सीधा निकाला था, थोड़ा सा उसको तिरछा करके देखेंगे तो ये मध्यलोक इस तरह से, अब ये जो यहाँ पर है, 1,000 योजन की मोटी चित्रा पृथ्वी यहाँ दिख रही है, और ये त्रस नाड़ी बहुत लाइट में चौकोर, बस स्काई ब्लू सा आपको दिख रहा है चौकोर यहाँ बीच में, ये त्रस नाड़ी है। पता नहीं आप लोगों को दिख पा रहा है कि नहीं, बहुत हल्का सा स्काई ब्लू सा है यहाँ त्रस नाड़ी के लिए। अब वो तो अपन ने पूरा उसको दिखा था। त्रस नाली में यदि मध्यलोक की स्थिति देखेंगे पूरी त्रस नाड़ी में, तो 1 राजू बाय 1 राजू की त्रस नाड़ी है, और इसमें ये देखिए पूरी ये 1 राजू बाय 1 राजू की है, तो आधा राजू में तो ये अंतिम जो समुद्र है वही आ गया है, और फिर उसके बाद में असंख्या द्वीप समुद्र अंदर अंदर जाते जाएंगे, और ये सुमेरु पर्वत है। ये मध्यलोक इस तरह का दिखेगा, यानी ऊपर से जाके अगर देखेंगे, ये जो व्यू दिखाया है ना, और ऊपर से देखेंगे जाके, समझ लो ऊर्ध्वलोक से जाके, तो ये मध्यलोक इस तरह का दिखाई देगा। चलिए फिर आवश्यकता पड़ेगी जब अपन देखेंगे। इस तरह से ये मध्यलोक है। और मध्यलोक में कौन रहते हैं, कौन से जीव मध्यलोक में रहते हैं, कौन से जीव मतलब 4 गतियों में से कौन सी गति के जीव मध्यलोक में रहते हैं? तिर्यंच गति के, मनुष्य गति। मनुष्य और तिर्यंच, बस। बोलिए आयुषी। भाभी आपने देव भी बताया था ना कि कुछ देव आ जाते हैं, वैसा वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन से वाले देव थे जो नीचे नीचे वाले उसमें रहते हैं, और वो देव मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मतलब वो ठीक, ठीक है, ठीक, बढ़िया। आप बता सकते हैं सारिका जी? पवन पथिक है। हाँ, भवनवासी और व्यंतर। व्यंतरों के बहुत सारे असंख्यात द्वीप समुद्रों में व्यंतरों के स्थान है। अभी भी अपन आप पढ़ेंगे रचनाएं, तो वहां पर जगह जगह व्यंतरों के निवास स्थान, भवनवासी देवों के निवास स्थान वहां बने हुए हैं, जो हिमवन आदि पर्वत वगैरह हैं, वहां सब देवों के। तो भवनवासी व्यंतर देव भी रहते हैं। इसके अलावा पूरा ज्योतिष लोक, ज्योतिष देवों का पूरा निवास स्थान, वो सब भी मध्यलोक में ही। तो मनुष्य तिर्यंच, तो मनुष्य तो कितनी सी जगह पे रहते हैं मध्यलोक में, इतना बड़ा 1 राजू का मध्यलोक है, उसमें केवल 45 लाख योजन में। तो मनुष्य भी रहते हैं, तिर्यंच भी रहते हैं, इसके अलावा देव भी रहते हैं। 3 गति के जीव रहते हैं। नारकी भी रहते हैं क्या? चारों गतियों के जीव पाए जाएंगे क्या मध्यलोक में? नारकियों को कहीं आने जाने की फैसिलिटी नहीं है, नारकी केवल अधोलोक लोक में ही रहते हैं। ठीक है, तिर्यंच और देव हैं जो सब जगह मिल जाएंगे, बाकी मनुष्य भी अपने एरिया में ही रहते हैं। तो मध्य लोक में 3 गति के जीव रहते हैं, मनुष्य, तिर्यंच और देव। ठीक है, अब मध्य लोक में क्या रचना है कि असंख्यात द्वीप समुद्र यहाँ पर मध्य लोक में पाए जाते हैं, और वो किस प्रकार से हैं कि एक दूसरे को घेरे हुए हैं। सूत्र पढ़ते हैं अपन आगे, भूलिकांत। स्थावर स्थावर भी तो रहते हैं इसमें। हाँ, स्थावर तिर्यंच गति में आ गए ना, स्थावर तिर्यंच गति में आ गए सब। ये जो सर्किल जो राउंड राउंड बना हुआ था वो असंख्या द्वीप समुद्र हो गए, और बीच में जो वो है, जो नाड़ी है, त्रस नाड़ी है, वो वाली बीच में जो दी हुई है, तो उसमें मध्य लोक है, ऐसे बना हुआ है। बीच में जो लंबा सा दिया था ना, वो तो सुमेरु पर्वत था। सुमेरु पर्वत, हाँ। बहुत लाइट सी थी, वो दिख रही है या नहीं आप लोगों को, पता नहीं।
ये देखिए एकदम ये लाइट्स, बहुत लाइट सा ऐसा एक डब्बा सा, थोड़ा ग्रे, ये तो जैसे यहाँ उत्तर दिशा लिखा है ना, इस जगह तो व्हाइट है, और इसके थोड़ा यहाँ नीचे जाएंगे तो हल्का ग्रे बना, ये बनाई है त्रसनाड़ी, यहाँ लिखा भी है त्रसनाड़ी। ये इससे आगे जाते जाएंगे तो ये चौकोर जो दिख रही है, ये यहाँ ऐसे, ये त्रसनाड़ी है, और ये जो बीच में लंबा है ये है सुमेरु पर्वत। मेरू पर्वत, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। देखिए सूत्र पढ़ते हैं, 7 नंबर का सूत्र है। 7, 8 और 9 तीनों पढ़ लेते हैं एक बार, एक साथ ही दिए हैं, एक साथ ही पढ़ लेते हैं अपन, पीछे बोलेंगे फिर मुझे आप बोलिएगा पीछे। जम्बूद्वीप लवणोदादयः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। देखिए यहाँ पे मैं एक ही को अनम्यूट करके बुलवाती हूँ, क्योंकि सबको एक साथ बुलवाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर वैसे अपनी क्लास होती तो सबको बुलवाती इकट्ठा। तो आप लोगों को वहां बोलना है खुद से, ऐसा नहीं ये बोल रही है तो अपन सब चुप बैठे रहो, तो बोलेंगे तो बोलना आएगा। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। द्विर्द्विर्विष्कम्भः द्विर्द्विर्विष्कम्भः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। द्विर्द्विर्विष्कम्भः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। द्विर्द्विर्विष्कम्भः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। योजन सहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जम्बूद्वीप लवणोदादयः, जम्बूद्वीप लवण, लवण उददी आदि, लवण उददी आदि, तो लवणोदादयः जम्बूद्वीप और लवण समुद्र आदि, शुभ नामानो शुभ नाम वाले, द्वीप समुद्रः द्वीप और समुद्र है। क्यों मध्य लोक की चर्चा प्रारंभ कर दी है, वहां उनकी आयु वगैरह बताई छठे सूत्र में, और अब कह रहे हैं कि जम्बूद्वीप लवण उददी यानी लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र हैं। देखो जो नरकों में नरक बिलों के जो नाम थे वो कैसे थे, नरक बिलों के जो नाम थे वो कैसे थे, वो अशुभ अशुभ, रौरव और काल, महाकाल, इस तरह के भयानक भयानक और अशुभ, अच्छे नहीं लगे ऐसे नाम। अब यहाँ मध्य लोक में द्वीप समुद्र है, उनके भी नाम है, लेकिन किसी भी द्वीप का नाम काल, किसी समुद्र का नाम महाकाल, रौरव और ऐसा ऐसे नाम नहीं मिलेंगे, शुभ नाम। अब कौन से नाम शुभ है कौन से नाम अशुभ है, कि जिनको सुनकर जीवों को प्रसन्नता का सा अनुभव हो तो वो शुभ कहलाते हैं, और जिनको सुनकर जीव डर जाए, दुखी हो जाए, वो अशुभ नाम है। ऐसा सामान्य से वो शुभ शुभ, इसी तरह से मतलब आकृतियां भी कही जाती है ना, अलग अलग प्रकार से होते हैं, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल। तो स्वप्न भी आते हैं, तो स्वप्न में बैल दिखे तो शुभ माना जाता है, और गधा ऊंट ये दिखे तो बंदर तो अशुभ माना जाता है। तो वो कुछ इस तरह से मतलब फिक्स हैं, या कहो उनकी आकृति के आधार पे इस तरह से कुछ निर्धारण किए गए। तो ऐसे नामों में भी ये नाम शुभ अशुभ क्या है, कोई कहेगा आप राग द्वेष करना बता रहे हो, खुद ही तो कह दो राग द्वेष मत करो, लेकिन जिसको सुनकर जिसको थोड़ा मन में प्रसन्नता सी रहे वो शुभ कहलाती है।
कर्मों में भी प्रशस्त अप्रशस्त के भेद किए, ये शुभ प्रकृतियां या अशुभ प्रकृतियां। तो ये भी क्या है कि जिन कर्मों के उदय में थोड़ी हमारे को थोड़ी शांति सी लगे, यद्यपि कर्म के उदय में शांति नहीं होती, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली जिन कर्मों के उदय में थोड़ी निराकुलता सी लगे, आकुलता की कमी लगे, शांति सी लगे, तो उनको पुण्य प्रकृतियां कहते हैं, प्रशस्त कर्म कहते हैं। और जिन कर्मों के उदय में आकुलता आकुलता अशांति के बात रहे, वह अप्रशस्त प्रकृतियां कहलाती है। ये उदय की तरफ से का, बंद की तरफ से कि शुभ परिणामों के निमित्त से जिन कर्मों का बंध होता है वो प्रशस्त प्रकृतियां हैं। अशुभ परिणामों के निमित्त से जिन कर्मों का बंध होता है वह अप्रशस्त प्रकृतियां हैं। तो ऐसा ये समझ लो, प्रशस्त अप्रशस्त का अपन निर्णय करते हैं इस आधार पे। कुछ कुछ किसी कार्य के आधार पे भी, जैसे कोई अच्छे काम करने हो, शुभ काम करने हो, तो उसमें काला नीला रंग वो अशुभ माना जाता है। यद्यपि कोई वर्ण शुभ या अशुभ, पांचों ही वर्ण शुभ में भी जाते हैं, अशुभ में भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पर्टिकुलर उस हिसाब से उनको निर्धारित किया गया है। तो ये जो नाम है ये शुभ नाम है। आप प्रसन्नता का अनुभव होता है इन नामों को सुनकर, ऐसे डरावने भयानक डर लग जाए ऐसा नहीं होता है। तो जम्बूद्वीप, लवण उदधी, लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले ये द्वीप समुद्र कहाँ पर हैं? वो मध्य लोक में है। अब ये मध्य लोक तो शब्द दिया नहीं है, लेकिन वो चर्चा वहां पूरी हो गई। अब द्वीप समुद्र की बात आ रही है, तो वहां अधोलोक में तो द्वीप समुद्र है नहीं, इसलिए इससे ये समझ में आता है कि यहाँ से मध्य लोक की चर्चा प्रारंभ हो गई है। द्विर द्विर विष्कंभा, द्विर यानी दो, द्विर यानी दो, यानी दुगना दुगना, दुगना दुगना, विष्कंभा यानी विस्तार। ये द्वीप और समुद्र कैसे हैं? दुगने दुगने विस्तार वाले हैं और पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृत है। पूर्व पूर्व यानी अपने से पहले वाले को घेरे हुए, परिक्षेपणों चारों ओर से घेरे हुए, पूर्व यानी पहले पहले वाले को, परिक्षेपणों उसका उसको घेरे हुए, उसके चारों तरफ, वलयाकृत है। वलय बोलते हैं, वलय का मतलब भी घेरा होता है, वात वलय, वलय शब्द सुना है ना अभी, तो वलय वलय चल रहे हैं अपने। तो वलय का मतलब होता है घेरा। और चूड़ी, चूड़ी चूड़ी को वलयाकृत क्यों कहा है? इसका अर्थ चूड़ी किया है, तो चूड़ी भी तो घेरे जैसी तो होती, गोल, चूड़ी में भी तो घेरा ही है ना, इसलिए वलयाकृत है, मतलब उसका अर्थ कर रहे हैं चूड़ी के आकार का, मतलब उसको घेरे हुए है, इस तरह के गोल हैं। देखिए कैसे है ये मध्य लोक। ये त्रस नाड़ी है एक राजू बाई एक राजू की, जो अभी अपन ने लास्ट चित्र देखा था। अब इस त्रस नाड़ी में द्वीप समुद्र हैं, तो कैसे हैं कि दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। द्विर द्विर विष्कंभा, विष्कंभ यानी विस्तार। तो जो पहला द्वीप जितने विस्तार वाला है, मतलब ये पहला है एक, एक विस्तार वाला, 1,00,000 योजन है, ये अपन एक समझो, है ना। तो दूसरे का ये विस्तार कितना होगा? ये 2,00,000 योजन का है, ये 2 होगा दुगना। फिर इसका 2 है, तो अब अगले वाला द्वीप कितना होगा कि वो 4 होगा, अपन एक्चुअल रेशो से बनाए। तो ये दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, ये एक बात। अब वो क्योंकि हम अपने, हमारे पास बोर्ड पे जगह कम होती है, इसलिए हम दुगना दुगना विस्तार नहीं बना पाते। हम कैसे बनाते हैं? ये पहला द्वीप, फिर ये समुद्र तो और छोटा सा, फिर ये द्वीप, फिर ये समुद्र, हम बराबर और विस्तार वाले बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल में कैसा है कि पहला जितना विस्तार, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक जितना उसकी दूरी है, जिसको गोले में उसको व्यास कहते हैं, तो जितना उसका व्यास है, दूसरे का व्यास उससे दुगना, तीसरे का उससे भी दुगना, चौथे का उससे भी दुगना, ऐसे दुगने दुगने विस्तार वाले। कहीं जाके रुकना नहीं है, लास्ट तक वो दुगना दुगना होता जा रहा है। और कैसे है? पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, पूर्व पूर्व परिक्षेपणों का मतलब क्या है? ये पहला द्वीप था बीच में, तो अब अगला इसको घेरे हुए, फिर इससे अगला इसको घेरे हुए, ये परिक्षेपणों, और ये चूड़ी के आकार बन गई। ये इसमें से ये हटा दो, ऐसे देखो तो ये एक चूड़ी बन गई। फिर यहाँ पर एक और है, तो इन सबको छुपाओ, तो ये एक चूड़ी बन गई। इस तरह से ये वलयाकृत है। ये मध्य लोक में ऐसे द्वीप समुद्र है। ये क्यों बता रहे हैं? हम समझ ही जाते हैं ऐसे ही कि ये तो हमने
बचपन से ही पढ़ा हो, मतलब बचपन से मतलब जब से पढ़ा तब से ये पता है ना, चित्र देखे तो ऐसे और पढ़ा है तो ऐसे, इसलिए। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं लिखते वलयाकृत और एक दूसरे को घेरे हुए और दुगने दुगने विस्तार वाले, तो हम क्या क्या भी समझ सकते थे। मध्य लोक में असंख्या द्वीप समुद्र हैं, तो ऐसा भी तो समझा जा सकता है, एक द्वीप है, फिर एक यहाँ समुद्र है, फिर यहाँ द्वीप है, फिर यहाँ समुद्र है, फिर यहाँ द्वीप है, फिर यहाँ समुद्र है। ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता है ना। उसमें क्या है भाई, ऐसी भी तो रचना हो सकती थी, वो तो वैसी है रचना, अब ऐसी होती तो ऐसा समझा जा सकता था। इसलिए उसको, ये जो नक्शे बने हैं, ये नक्शे कैसे बने, इन सूत्रों के आधार पर, जो सूत्रों में कहा, तो वो जो शब्द कहे हैं उसके आधार पर ये चित्र बनाए गए हैं इस तरह से, कि वल्याकृत्य कहे हैं और द्विर्द्विष्कंभा कहे हैं, तो दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। तो एक्चुअल उससे बनाए तो ये जो यहाँ बनाया ना थोड़ा सा, ये जो अभी अपन ने चित्र देखा था, ये उसी तरह से, ये यहाँ जो दुगना, ये लास्ट वाले को दिखाया है, तो आगे 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 वाले दुगने विस्तार वाले हैं, तो इसका मतलब है बाहर से अंदर चलेंगे तो आधा आधा विस्तार आएगा, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो दुगना दुगना विस्तार है, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो आधा आधा होगा। तो ये बाहर वाला लास्ट वाला समुद्र है, उससे आधा फिर ये द्वीप दिख रहा है ग्रीन वाला, तो ये एक्चुअल रेशियो से बनाया है दुगना करके। तो ये फिर बीच वाले नहीं है एक्चुअल रेशियो में, बस ये दो ही है, तो ये इतना इतना इसका बनता है। एक्चुअल रेशियो में यदि हम बनाए ना, आप अपनी कॉपी पे ट्राई करेंगे, मतलब ये कर सकते हैं अपनी कॉपी पे, तो 1 सेंटीमीटर का जम्बूद्वीप बनाओ, वो होता है ना कंपास लेके, 1 सेंटीमीटर का जम्बूद्वीप, फिर दुगना 2 सेंटीमीटर का लो लवण समुद्र, फिर 4 का लो धात की खंड, फिर 8 का लो कालोदरी। अब वो पेज बहुत छोटा पड़ जाएगा और फिर 16 का लो आगे पुष्कर। एक्चुअल में अगर ये तो अपन सेंटीमीटर ले रहे हैं, और है कितना, 1,00,000 योजन। और कौन सा वाला योजन लेना है, योजन कौन सा लेना है, छोटा कि बड़ा, बड़ा प्रमाण योजन, प्रमाण योजन 2000 कोस वाला, ठीक है ना, वो यहाँ लेना। तो ये द्विर समझ में आ गया, द्विर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो वलयाकृत है, तन मध्य उनके बीच में, ये इस तरह से ये रचना है, ये लास्ट तक इस तरह से घिरे हुए हैं। अब तन मध्य यानी तन यानी उनके, मध्य यानी बीच में, मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीप है, उनके बीच में मेरु है, नाभि, मेरु नाभि वृत्तो यानी मेरु है नाभि के समान। तो जैसे मनुष्य के शरीर में नाभि कहाँ होती है, सेंटर में, नाभि जो है वो सेंटर पॉइंट होता है बॉडी का, शरीर का। तो जैसे मनुष्य के शरीर में नाभि बीच में होती है, वैसे ही इन द्वीप समुद्रों के बीच में नाभि के समान क्या है, योजन शस नहीं, उनके बीच में मेरु है नाभि जिसकी, जिसके नाभि मेरु है, ऐसा योजन यानी योजन, शत यानी 100, सहस्र यानी 1000, 100,000 योजन। 100,000 योजन मतलब कितना हो गया, 100 गुणा 1000 योजन कितना हो गया, 1,00,000 योजन, ठीक है। 100,000 योजन यानी 1,00,000 योजन। तो उनके बीच में मेरु है नाभि जिसकी, ऐसा 1,000 योजन विष्कंभो यानी विस्तार वाला जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप है, ठीक है। जम्बू द्वीप आदि लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले अनेक द्वीप समुद्र मध्यलोक में हैं, और ये सब दुगने दुगने विस्तार वाले हैं द्वीप समुद्र, और पिछले पूर्व पूर्व वाले द्वीप या समुद्र को घेरे हुए चूड़ी के आकार वाले ये द्वीप समुद्र हैं। इन सब द्वीप समुद्रों के बीचों बीच, बीचों बीच मतलब वो नाभि के समान जिसमें सुमेरु पर्वत है, और ऐसा वो यानी सुमेरु पर्वत जिसकी नाभि है, ऐसा 1,00,000 योजन विस्तार वाला वो जम्बू द्वीप है। और समझ में आया, फिर से, तन मध्य उनके बीच में, उन द्वीप समुद्रों के बीच में, मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु जिसकी नाभि के समान है,
ऐसा योजन शत सहस्र विस्कंभो 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप है। उन सब द्वीप समुद्रों के बीचों बीच कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप है। अपन पहला बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए पहला बोल रहे हैं। और इन सब द्वीप समुद्रों के सबसे अंदर कहो, सबसे बीचों बीच कहो, बीच में मतलब अंदर ही होगा, बीचों बीच वो 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू नाम का द्वीप है। तो मध्य लोक में कितने हैं द्वीप समुद्र ऐसे? मध्य लोक में द्वीप समुद्र कितने हैं कुल? तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको लिख लेने चाहिए ये सब बातें। मध्य लोक में कुल असंख्यात असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख नहीं। कितने हैं? असंख्यात। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। कितने असंख्यात हैं ये आपको बताना है। असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, तो सभी जानते हैं। अब अपन कुछ विशेष तो पढ़े, वो ले लेने। 25 उद्धार सागर में जो जितने समय होते हैं उतने द्वीप समुद्र मध्यलोक में है। उद्धार सागर 25 उद्धार सागर। सुमन जी बोलिए। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार ओ पल्लू 25 कोड़ा कोड़ी, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर उद्धार सागर करना है तो कितने 2.5 होंगे, फिर 2.5 उद्धार सागर। ठीक है ना, नहीं, ये ध्यान रखना। 25 उद्धार सागर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों के समयों के बराबर, या फिर 2.5 उद्धार सागर कहो, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों में जितने समय होते हैं, पल्ले जो संख्या है वो संख्यात होती है कि असंख्यात होती है? पल्ले जो संख्या है, पल्ले तो नाम सुना है अब आप लोगों ने, वो संख्यात में आएगी कि असंख्यात में आएगी? जवाब सही देने वाले ज्यादा हैं, गलत देने वाले भी हैं, लेकिन पर मुझे विश्वास नहीं है जो सही दे रहे हैं वो भी सही समझ के दे रहे हैं कि पता नहीं अल्टप्पे में सही हो रहा है उनका। असंख्यात है पल्ले, पल्ले जो संख्या है वो असंख्यात है। जवाब तो काफी लोगों के सही हैं, लेकिन अच्छा है अगर आप लोगों के सही समझ से दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पल्ले है असंख्यात संख्या। ठीक है, तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों में जितने समय होते हैं। उद्धार पल्ले क्या किस जगह स्टैंड करता है? उद्धार पल्ले मतलब उद्धार पल्ले कहाँ आता है? पारुल याद है कुछ? बोलिए अलका जी। आयुषी जी कहाँ गई? उपमा मान पढ़े थे, उसमें आता है सागर और पल्ले। तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का उद्धार सागर होता है। नहीं वो तो ठीक है, पर उद्धार पल्ले बताना, उद्धार पल्ले से पहले क्या होता है, उसके बाद में वो क्या होता है? गिनते हैं ना देवो, और शायद उसके कुछ गिना जाता है उससे, पल्लों से। ठीक है, बोलिए अर्चना जी। उद्धार पल से पहले व्यवहार पल आता है और उद्धार पल के बाद अध्या पल आता है। अध्या पल से आयु की उद्धार पल्ले कितना बड़ा होता है? उद्धार पल्ले कितना बड़ा होता है? उद्धार भी 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का तो आप सागर बता रहे हो, उद्धार पल्ले अच्छा, कितना बड़ा होता है? असंख्यात वर्षों किससे किससे करना है, कंपैरिजन करना है ना? व्यवहार पल से असंख्यात गुणा उद्धार पल होता है, उससे असंख्यात गुणा अध्या पल होता है। बढ़िया, ये पूछ रही थी। जो पल्ले की रचना यहाँ दी है ना पीछे, ये भी शायद अपन ने पढ़ी नहीं, उस दिन मैंने बता दी थी। ये यहाँ दिया था शुरू में अपने, नहीं 4थे अध्याय में दिया है वो, मैंने उस दिन आपको बता दिया था शायद, नहीं इसी में नारकी जीवों की आयु वाला जो सूत्र है ना, 6वां सूत्र, 2000 कोस गहरे और चौड़े, ये जो पल्ले की गणना दी है यहीं पे उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले सब दिया है यहाँ पर। तो ये जो गणना दी है, ये जो गड्ढा किया उसमें रोम भरे और फिर उसको 100 साल में 1 रोम खाली किया, इससे तो बना है एक
व्यवहार पल्ले, जब वो गड्ढा गड्ढा खाली होगा तो बनेगा एक व्यवहार पल्ले। मिला आप लोगों को? जो लोग नए हैं उनको मिला? ये कहाँ लिखा है पल्ले? जिताशा जी, पेज आपके पास है? बुक है आपके पास सत्वार्थमणि प्रदीप? हाँ, है। इसमें ये पेज नंबर 145 जहाँ छठा सूत्र दिया है, हाँ वहां पर ये हाँ दिया पल्ले और सागर की गणना। हाँ ठीक है, थोड़ा हाँ इसलिए कि अपने को थोड़ा सा माइंड में भाव वासन हो, कितनी बड़ी चीज, कितने लंबा टाइम या कितने ज्यादा वो है काउंटिंग में, वो अपने को समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि इतना 2000 कोस गहरा गोल गड्ढा किया और उसको ठसाठस इतने बारीक बारीक रोमों से भरा, और 100 साल में एक रोम निकालना है, कब तो वो गड्ढा खाली होगा? वो जब गड्ढा खाली होगा तब कहलाता है एक व्यवहार पल्ले। और ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्लों का होता है एक उद्धार पल्ले, और ऐसे असंख्यात उद्धार पल्लों का होता है एक अद्धा पल्ले। तो उद्धार पल्लों से बस यही नाप की जाती है, द्वीप समुद्रों की नाप उद्धार पल्लों से की जाती है। व्यवहार पल्ले से क्या काम होता है कि व्यवहार पल्ले तो आगे वाले पल्लों की काउंटिंग के काम आता है, ठीक है, इसलिए व्यवहार पल्ले। उद्धार पल्ले द्वीप समुद्रों की काउंटिंग के काम आता है। और अद्धा पल्ले देवों और मनुष्यों की जो आयु वगैरह जो बताई ना अभी, जैसे 1 सागर 3 सागर ये जो आयु बताई है, तो इसमें अद्धा पल्ले से 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का 1 सागर करके वो आयु, मैंने सबसे बड़ा वाला जो है उससे वो आयु कैलकुलेट की जाती है। तो ये यहाँ पर दिया है, किसे कहते हैं ये दिया है, और आप लोगों को जिनको ख्याल नहीं हो तो वो लिख लें कि व्यवहार पल्ले तो आगे वाले पल्लों की काउंटिंग के काम आता है, उद्धार पल्ले द्वीप समुद्रों की काउंटिंग के काम आता है, और अद्धा पल्ले है वो देवनारकियों की आयु आदि की गणना के काम आता है। बोलिए विनीता। जी मैं ये कहना चाह रही, जो 2000 योजन का एक गड्ढा बना के जो उसमें भर कर के 100 वर्ष बाद निकालते हैं, 2000 योजन नहीं, 2000 कोस, एक योजन। तो हाँ वो खाली करते हैं, उसमें कहते हैं जितने समय में, समय का मतलब वर्ष से है या सबसे छोटी इकाई समय से है। वही वो वर्ष कहेंगे तो भी वर्षों में जितने समय होते हैं वैसे लगाएंगे उतने वर्ष। 100 साल में एक वो बाल निकालना है ना, ठीक तो है, इतने समय में मतलब चाहे इकाई लगाओ चाहे वर्ष लगाओ, वर्ष भी लगाएंगे तो बिना समयों के वर्ष थोड़ी ना व्यतीत होगा। तो वो ठीक है आपकी क्या नाम, मतलब एक वर्ष में जितने महीने के बाद, दिनों के बाद, समय जितने होते हैं, मतलब सबसे छोटी इकाई, ये पूछ रही मैं आपसे। मैं कई दिनों से सोचती हूँ समय का, मैं सबसे छोटी इकाई वाले समय। हाँ हाँ, समय, समय का मतलब वही है कि चाहे छोटी इकाई वाला समय लो, मैं भी वही कह रही हूँ, चाहे छोटी इकाई वाला समय लो तो भी उतने वर्ष में जितने समय एक एक करके होंगे वो वाला समय। और सामान्य रूप से जितने समय में होता है तो उसको अपन वर्षों में भी लो कि जितने तो वर्ष भी में हो जाएगा, तो तो वर्ष भी का मतलब भी वही है। हम बोलेंगे एक साल में ये काम हुआ, तो उस एक हाँ साल में घंटे और मिनट्स वो तो होंगे ही ना, बिना वो तो घंटे होंगे। मिनट्स दिन महीनों के साल कैसे व्यतीत होगा? तो वो वो तो सब वो उसमें तो ठीक है, इंक्लूडेड है ही मतलब है। मेरा बेटा कहने का समय को कई तरह से प्रयोग करते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, उसे छोटी इकाई रूप समय को ही लेना हाँ है। हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ जो बात चल रही थी, ये मध्य लोक में कितने हैं द्वीप समुद्र, तो ये आपको बताया 2.5 उद्धार सागर या 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों में जितने समय होते हैं उतने असंख्यात द्वीप और समुद्र मध्य लोक में पाए जाते हैं। बोलिए आयुषी जी। तो भाभी ऐसे लवण समुद्र तक भी मनुष्य जा सकते हैं क्या? क्योंकि जम अपन तो सिर्फ मध्य लोक में हाँ सिर्फ। हाँ, अभी मनुष्यों का अपन देखेंगे, मनुष्य 2.5 द्वीप तक जा सकते हैं, तो लवण समुद्र तो उसके अंदर ही आ रहा है अभी। तो गोली है, मतलब ये तो बहुत आगे आगे तक निकल गया है। आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। जैसे अर्थ जो है, अपन जैसे जो प्लैनेट्स देखते हैं, वो अर्थ जो एक तो सिर्फ राउंड ही है, तो ये क्या उससे बाहर है या फिर उसी मतलब
ये अब वो अर्थ क्या है और अपना ये मध्यलोक और ये हाँ द्वीप मतलब वो क्या है, थोड़ा ये थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी अपन आगे बढ़े, अभी तो स्टार्ट किया है अपन ने, आएगी वो चर्चा। आपको खुद को एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या है। बोलिए सारी। ये जो आपने बोला है 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों में जितने समय होते हैं उतने 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 द्वीप समुद्र मध्यलोक में होते हैं। और व्यवहार पल्ले किस लिए काम आते हैं? व्यवहार पल्ले उद्धार पल्ले की काउंटिंग के काम आता है, कि व्यवहार पल्ले काउंट करने के बाद में उद्धार पल्ले उसके उससे असंख्यात गुणा है, तो उससे उसकी काउंटिंग के काम आता है। ठीक है, बोलिए कांता। 25 कोड़ा कोड़ी क्या बताया आपने? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों में जितने समय होते हैं उतने द्वीप समुद्र मध्यलोक में होते हैं। मैम उद्धार पल्ले की परिभाषा बताऊं क्या एक बार, वो जो क्लियर हो जाए सबको, रहने दीजिए, सब कर ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसलिए मैं सोच। बोलिए वैसे। जो द्वीप समुद्र असंख्यात है, ये मध्यम परित असंख्यात होंगे। मध्यम परित असंख्यात नहीं है, मध्यम असंख्यात असंख्यात। अच्छा। देखिए थोड़ा अब यहाँ से पढ़ते हैं। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो असंख्यातों के तो नाम बताए नहीं जा सकते हैं। तो शास्त्रों में प्रारंभ के 16 और लास्ट के 16 ऐसे 16 द्वीप और समुद्रों के नाम शास्त्रों में मिलते हैं। तिलोपनिषद आदि लोकसार आदि जो ग्रंथ हैं, तो शुरू के 16 और लास्ट के 16 वो नाम यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ उनमें से 13 नाम अपनी बुक में दिए हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन, और फिर आगे जो रचना वाली जो चर्चा है कल प्रारंभ करेंगे अपन। अभी आज इसी में हो जाएगा समय। देखिए पेज नंबर 149 में नीचे से पढ़ रहे हैं, अर्ध के नीचे। तात्पर्य यह है कि ये द्वीप और समुद्र ग्राम और नगरों के समान नहीं बने हैं, बल्कि सबसे बीच में 1 लाख योजन के विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। उसे चारों ओर से घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला लवण समुद्र है। उस लवण समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला धातकी खंड द्वीप है। उस धातकी खंड द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला कालोदधी नाम का समुद्र है। उस कालोदधी समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला पुष्करवर द्वीप है। उस पुष्करवर द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला पुष्करवर समुद्र है। कौन सा हो गया? ये तीसरा हो गया। ठीक है, पहला लवण समुद्र जम्बूद्वीप और लवण समुद्र, ये पहला द्वीप समुद्र। दूसरा हुआ धातकी खंड द्वीप और कालोदधी समुद्र। अब ये 2 में द्वीप और समुद्रों के नाम अलग अलग हैं, बाकी आगे जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है आगे के में। तो तीसरा पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र। फिर उस पुष्करवर समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला वारुणीवर द्वीप है। उस वारुणीवर द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला वारुणीवर समुद्र है। रेणु जी आप पढ़िए। उस वारुणीवर समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला क्षीरवट द्वीप है। उस क्षीरवट द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला क्षीरवट समुद्र है। उस क्षीरवट समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला घृतवट द्वीप है। उस घृतवट द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला घृतवट समुद्र है। उस घृतवट समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला इक्षुवट द्वीप है। उस इक्षुवट द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला इक्षुवट समुद्र है। उस इक्षुवट समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला नंदीश्वर द्वीप है। उस नंदीश्वर द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला नंदीश्वर समुद्र है। नाम सुना आप लोगों ने नंदीश्वर द्वीप? नाम सुना है कि नहीं सबने? कौन सा द्वीप है? 8वें पर पहुंच गए हैं। क्या 8वां नंदीश्वर द्वीप है? बोलिए आगे। उस नंदीश्वर समुद्र को घेरे हुए
उससे दूने विस्तार वाला अरुणवर द्वीप है। उस अरुणवर द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला अरुणवर समुद्र है। उस अरुणवर समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला अरुणाभास द्वीप है। उस अरुणाभास द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला अरुणाभास समुद्र है। उस अरुणाभास समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला कुंडलवर द्वीप है। उस कुंडलवर द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला कुंडलवर समुद्र है। उस कुंडलवर समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला शंखवर द्वीप है। उस शंखवर द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला शंखवर समुद्र है। उस शंखवर समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला रुचकवर द्वीप है। उस रुचकवर द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला रुचकवर समुद्र है। इस प्रकार ये 13 द्वीप और 13 समुद्र है। इसी प्रकार आगे आगे जिस नाम का द्वीप है उसी नाम का उससे दूने विस्तार वाला समुद्र है। इसी प्रकार पीछे वाले को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाले असंख्यात द्वीप समुद्र है। सबसे बस अंत में बस बस ये 13 द्वीप और 13 समुद्रों के नाम यहाँ दिए हैं और शास्त्रों में 16 द्वीप और 16 समुद्रों के नाम मिलते हैं। तो यहाँ इन्होंने 13 दिए हैं, तो उसका कारण भी आगे इन्होंने दिया कि हमने 13 ही क्यों दिए हैं, 16 क्यों नहीं दिए। लेकिन आप लोग लिख सकते हैं 14वें द्वीप का नाम है भुजगवर द्वीप। भुजगवर भुजगवर द्वीप और भुजगवर समुद्र। 14वां द्वीप और समुद्र का नाम है भुजगवर द्वीप, भुजगवर समुद्र। फिर 15वां है कुशवर। कुश होता है लव कुश वाला कुश। कुशवर द्वीप, कुशवर समुद्र। और 16वें द्वीप का नाम है क्रौचवर। ये 14वां है भुजगवर, 15वां है कुशवर और 16वां है क्रौचवर। जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है। इस तरह से 16 द्वीप समुद्रों के नाम शास्त्रों में मिलते हैं। ये शुरू के 16 द्वीप समुद्र हैं। इसी तरह से अंत के भी 16 द्वीप समुद्रों के नाम मिलते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो द्वीप है उसका नाम स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र का नाम स्वयंभू रमण समुद्र है। सबको सुना हुआ है। आप लोग चाहेंगे तो कल वो 16 भी नाम मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी। लिखने की कोई ऐसा खास बात है नहीं, लेकिन मिलते हैं तो वो क्या क्या नाम है कुछ, और वो कैसे कैसे शुभ नाम है तो वो अपने को ख्याल में आ जाए। तो वो चाहे तो अभी पढ़ के सुना देती हूँ, फिर बाकी आगे कल पढ़ लेंगे अपन। देखिए अंतिम जो द्वीप समुद्रों के नाम है, तो 16 से स्टार्ट करके मतलब 16th लास्ट अंदर की तरफ जो 16वां है वहां से लेके फिर बाहर की तरफ स्वयंभू रमण तक चलेंगे, ठीक है ना। तो उसमें नाम है मनहशिला द्वीप। समुद्र का नहीं बोल रही हूँ, वो द्वीप सेम समुद्र है। हरितास द्वीप, सिंदूरवर द्वीप, श्यामवर द्वीप, अंजनवर द्वीप, हिंगुलवर द्वीप, रूप्यवर द्वीप, कांचन या सुवर्णवर द्वीप, वज्रवर द्वीप, वैडूर्यवर द्वीप, नागवर द्वीप, भूतवर द्वीप, यक्षवर द्वीप, देववर द्वीप, अहींद्रवर द्वीप और स्वयंभू रमण द्वीप। इस तरह अंत के 16 द्वीपों के और 16 समुद्रों के नाम भी शास्त्रों में मिलते हैं। अब ये इन द्वीपों में क्या रचनाएं हैं, कौन रहता है और समुद्रों में क्या है, वो सारी चर्चा अपन आगे करेंगे बराबर सब विस्तार से। अभी समय अपना हो गया है, यहीं पूरा करते हैं। किसी को आज के विषय में कुछ पूछना हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। अभी ये थोड़े दिन रचना ही चलेगी, तो आपके कोई किसी को और भी कोई इंटरेस्टेड हो, कुछ लोगों को होता है ना इसमें इंटरेस्ट होता है लोक की रचना वगैरह में, तो आप उनको बता सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं ताकि वो एक बार लग जाए इस बहाने।
तो उनको भी धर्म की रुचि हो जाए। तो ऐसा करके आप प्रेरणा कर सकते हैं। यही चलेगी अभी थोड़े दिन रचना। बोलिए। मेरा एक प्रश्न पिछली बार से ही चल रहा है कि जो बीच में वो है ना अपना जम्बू द्वीप तो अपना गोलाकार है और बीच में वो जो आते ना सुमेरु पर्वत बहुत लंबा है, तो उससे कैसे मेजर करा है कि जम्बू द्वीप का मतलब इसके बराबर है? हाइट देखिए ना, मध्य लोक कहाँ तक चल रहा है, क्योंकि मध्य लोक हाइट में भी है ना। ऐसे तो है नहीं मध्य लोक खाली इतना फ्लैट कागज की जैसा, हाइट भी है ना। तो हम कितना ऊपर तक जाएंगे कि मध्य लोक में ही रहेंगे, कितना ऊपर तक जाए कि हमको मध्य लोक ही रहे, और उसके बाद फिर ऊर्ध्व लोक चालू हो। तो ये एक मर्यादा बनानी पड़ेगी ना। तो जहां तक सुमेरु पर्वत की चोटी है वहां तक मध्य लोक की मर्यादा है, क्योंकि सुमेरु पर्वत मध्य लोक में है, ऊर्ध्व लोक में नहीं। और सुमेरु पर्वत से ऊंची कोई चीज है नहीं मध्य लोक में, इसलिए वो वहां तक की मर्यादा है। उसके बाद से बिल्कुल सुमेरु पर्वत की ये चोटी चूलिका हो गई ना, इससे टच होता हुआ ही पहले स्वर्ग का विमान है। यहाँ से आड़े वाल का अंतर बोलते हैं, तो आड़ा वाल मतलब क्या है, टच होता ही है। आड़े वाल में क्या अंतर होता है, बस यहीं से वो ऊर्ध्व लोक चालू हो जाता है। ठीक है। जिनवाणी से बोले कांता आंटी क्या कह रही हैं? एक राजू 10 नाड़ी के अंदर ही ये सारे गोला सारे दुगने दुगने उसी में होते रहते हैं क्या? हाँ हाँ, एक राजू की जो त्रसनाड़ी है, एक राजू का एक राजू, उसी में ये सारे दुगने दुगने हो रहे हैं। कल अपन थोड़ा उधर से चल के देखेंगे, यहाँ से अपन 1 लाख योजन फिर 2 लाख योजन 4 लाख योजन ऐसा किया ना। कल अपन बाहर से आएंगे एक राजू की तरफ से, तो कैसा हो रहा है वो देखिए। अभी थोड़ा सा क्या, अब ये ज्ञानात्मक विषय चलेगा, मतलब थोड़ा बुद्धि जिसमें बुद्धि मतलब ऐसा कोई ज्यादा भाव भाषण वाला नहीं है, लेकिन हमको अपना वो नहीं भूलना है इसमें कि इन सब में भी, इन सब रचनाओं में भी ये सब अकृत्रिम रचनाएं हैं। तो जैसी रचनाएं अकृत्रिम है, ऐसा ही अपना स्वभाव भी कैसा है, अनादि निधन अकृत्रिम, उसको नहीं भूलना है। अब थोड़ा ये भी वर्णन क्योंकि यहाँ है अपने कोर्स में है, और थोड़ा जानने में उपयोग निर्मल होता है, महिमा आती है केवल ज्ञानी परमात्मा की। तो वो सब बातें हैं। बोलिए सारिका जी। सुमेरु पर्वत जैसे आपने देख सकते हैं, फिर से बोलिए, आवाज नहीं है। सुमेरु पर्वत अपने देख सकते हैं, अपन देख सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं मनुष्य, कोई दिक्कत नहीं है रिधिधारी हो तो, लेकिन अभी अपन अपने को इतनी पावर नहीं है। अपन लोग ऐसे ही यहाँ पंचम काल में इतनी हीन शक्ति के धारक है। अदरवाइज कोई मुनिराज रिधिधारी वगैरह जो चौथे काल में थे, या वहां जो रहते हैं विद्याधर वगैरह, उसमें आता है सुर नर चारण वंदन जावे, पूजा में आता है जो पंचमेरु की पूजन है। सुर नर चारण वंदन जावे, सो शोभा हम किए मुख गावे। तो सुर यानी देवता लोग जाते हैं, नर यानी मनुष्य भी जाते हैं, चारण यानी चारण रिद्धिधारी जो मुनिराज है वो भी वहां जा सकते हैं। तो मनुष्यों में भी विद्याधरों को शक्ति होती है, मतलब जिनको थोड़ी शक्ति हो इस तरह की। अपने में इतनी कहाँ है, अपने तो यहीं पहुंच जाए बहुत है। अभी जैसे हिमालय पर्वत है यहाँ अपने भारत में, तो कौन कितने लोग जा पाते हैं ऐसा। बोलिए। मेरा क्वेश्चन तो वो पिछले उसका था, तो पहले नरक में लगातार जैसे 8 बार जाते हैं, उसका मैं कल शुरुआत में पूछता हूँ। हाँ, अभी लेट हो जाएगी। हाँ, कल शुरुआत में पूछता हूँ। बढ़िया चार्ट बनाया है नरकों का सारा। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये चार्ट बनाइए, इसमें सारे आ गए वर्णन। थोड़ा वापस ऊंचा करिए, थोड़ा मैं सब लोग देख लें। वाह, देख लीजिए भैया, ऐसा इन्होंने बनाया है। तो एक ही जगह पे अपने को क्या सारी जानकारी इसमें हो जाती है, कभी कुछ देखना हो। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो किताब नहीं खोलनी पड़ती है बार बार। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपको धन्यवाद। और सब लोग इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस तरह कुछ ये चीजें हैं जो भूल भी जाएंगे कोई काम, मतलब वरना वो याद नहीं रहती ना, एकदम से भूल भी जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा। ऐसे ही याद करती हूँ चार्ट बना के। बढ़िया, अभी अपना समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। बातों
में आवे न जग की कदाप, अभ्यास हो नहीं तो दूसरा आ गया है, 1 मिनट। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मोड़ होवे। हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ती। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।